हेलो बच्चों, वेलकम टू द आईटीएस गुरुकुल फैमिली। आईटीएस गुरुकुल परिवार में आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट लेक्चर में कंटिन्यू कर रहा हूँ बेसिक मैथमेटिक्स का। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था सेट्स के बारे में कि सेट्स कितने टाइप्स के होते हैं, उनका जो रेंज है और एलिमेंट उसमें कितने प्रेजेंट होंगे, सब हमने देखा था। तो आज थोड़ा सा उसी को कंटिन्यू करेंगे, सेट्स के बारे में और थोड़ा जानेंगे। उसके बाद हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं जनरल नोटेशन या रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जैसे नेचुरल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, नोट रिप्रेजेंट करते हैं, ये देखेंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे सिंबल्स इन मैथमेटिक्स। जैसे ये कुछ सिंबल्स होते हैं, इनका मतलब क्या होता है, इन्हें क्या बोलते हैं, इनके बारे में जानेंगे। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सीखेंगे हम पूरे बेसिक मैथमेटिक्स के वीडियो में या लेक्चर्स में, वो होगा इनइक्वालिटीज़ और लॉगरिदम। अगर इनइक्वालिटीज़ मैंने अच्छे से सीख ली तो कैलकुलस में इनइक्वालिटीज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ है, ठीक है। तो इसलिए इनइक्वालिटीज़ और लॉगरिदम सीख लेंगे, जिससे कि मैं मैथमेटिक्स में आगे जैसे बढ़ते जाएंगे हमें कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने में नहीं आएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, लास्ट लेक्चर से कंटिन्यू करते हैं। सेट्स के बारे में चल रहा था हमारा, तो मैंने पहले बता दिया था कितने टाइप्स के सेट्स होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि सेट्स के कुछ और टाइप्स होते हैं, जैसे कि एक और फर्स्ट पार्ट में मैंने बता दिया था कि सेट्स जो है कितने टाइप्स के होते हैं, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस और उसमें ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट और डिस्क्रीट ब्रैकेट, ये सब बताया था मैंने। अब हम जानेंगे नंबर 2, सेकंड, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट, ठीक है। सब्ट्रैक्शन ये और देख लेते हैं क्या होता है यूनियन, इंटरसेक्शन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट। तो सपोज मेरे पास दो सेट हैं ए और बी, तो अगर मुझे यूनियन दिखाना तो ए यूनियन बी, ये किसका सिंबल है, ये यूनियन का सिंबल है ना। ऐसी दो सेट्स हैं तो उसमें मुझे ए इंटरसेक्शन बी और सब्ट्रैक्शन में ए माइनस बी। अब इसका मतलब होता क्या है, इसका मतलब ये होता है कि सपोज ए और बी दो सेट होंगे। मैंने बोला ए इज इक्वल्स टू है 2 5 7, है ना, डिस्क्रीट सेट है, इतने ही एलिमेंट प्रेजेंट हैं इसमें। और बी इज इक्वल्स टू है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मैंने ये दो सेट्स ले लिए, सेट ए और सेट बी। अगर मुझे इनका यूनियन लेना तो इसका आंसर आएगा ए यूनियन बी का आंसर वो कुछ इस तरह से आएगा कि 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि इस सेट में ए यूनियन बी के सेट में सारे एलिमेंट्स मिलेंगे एटलीस्ट जो ए में प्रेजेंट होंगे या बी में प्रेजेंट होंगे। ए और बी दोनों के एलिमेंट्स मुझे मिलेंगे ए यूनियन बी में, है ना। अच्छा, अब मुझे अगर इंटरसेक्शन लेना है, इसी का इंटरसेक्शन आएगा दोनों का, तो इसका आंसर आ जाएगा 2,5, यानी कि दोनों सेट्स में जो कॉमन है सिर्फ मैं उसको लिखूंगा यहाँ पे, तो ये कॉमन दिखाता है। इसका मतलब ये होता है कि सारे एलिमेंट्स दिखाओ जो ए में भी हैं और बी में भी है, लेकिन एक ही बार होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। अच्छा, ए माइनस बी का मतलब क्या होता है कि ए माइनस बी का मतलब ये हुआ कि ये जो सेट आएगा यहाँ पे वो होगा ये, सिर्फ ये सेट होगा 7। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ए माइनस बी कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट प्रेजेंट इन बी। तो ए में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, 2 5 एंड 7, और बी में प्रेजेंट है 2 और 5। तो मैंने क्या बोला कि ए में से वो एलिमेंट हटा दो जो बी में प्रेजेंट है, तो मैंने हटा दिए 2 और 5, तो क्या बचेगा सिर्फ ए में 7, है ना। तो ए माइनस बी का ये आंसर आएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा सबको क्लियरली। अब मैं इस पर कुछ एक नोट बताता हूँ, इसके रिगार्डिंग एक नोट है। नोट क्या है, नोट ये है, सपोज कि ए यूनियन बी होगा वो हमेशा बराबर होगा बी यूनियन ए के, बी यूनियन ए के, ए यूनियन बी, बी यूनियन ए के बराबर होगा। सेकंड पॉइंट ये है कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। पॉइंट नंबर थर्ड इज कि ए माइनस बी ये बराबर नहीं होगा बी माइनस ए के, ठीक है। ए माइनस बी बी माइनस ए के बराबर नहीं होगा।
ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि सपोज मैंने अभी जो एग्जांपल लिया था यहाँ पे a बराबर कितना था, a बराबर था 2,5,7, ये एलिमेंट प्रेजेंट थे इसमें, और b बराबर था 1 2 3 4 5 6, ये एलिमेंट्स थे। तो अब अगर मैं a माइनस बी निकालूंगा, अगर मैं a माइनस बी निकालूंगा, a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a माइनस बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा सिर्फ 7। और अगर मैं b माइनस ए निकालूंगा, b माइनस ए, तो इसका मतलब मुझे पता है कि ये होता है, अगर मुझे b माइनस ए निकालना है इसका मतलब ये हुआ कि वो सारे एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि b के वो सारे एलिमेंट लिखने हैं जो a में प्रेजेंट है नहीं है, या हमें b के सिर्फ वही एलिमेंट लिखने हैं जो a में प्रेजेंट हैं। सॉरी, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मुझे b माइनस ए निकालना है इसका मतलब ये हुआ कि b के वो सारे एलिमेंट लिखो जो a में नहीं है, b के वो सारे एलिमेंट लिखो जो a में नहीं है। तो 1 आएगा, 3 आएगा एंड 4 एंड 6, 1 3 4 एंड 6। तो क्या ये दोनों सेट बराबर हैं? नहीं है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं अब। हाँ, तो अब पढ़ते हैं हम कि नोटेशन या रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। जनरल रिप्रेजेंटेशन इन मैथमेटिक्स, जैसे अगर नेचुरल नंबर को किससे दिखाते हैं, होल नंबर्स को किससे दिखाएंगे, और इनका जो सेट बनता है उसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, क्या रेंज होती है एलिमेंट्स की, वो सब देखेंगे। तो सपोज़ मैं बोलता हूँ सबसे पहले ये पॉइंट नंबर 3 है। सबसे पहले ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर के सेट को मैं दिखाऊंगा 1 2 3 और ये ऐसे चलता जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो नंबर्स 1 से स्टार्ट होंगे, है ना, और वो कहीं तक चलते हैं, इन्फिनिट तक भी जाएंगे, तो वो नेचुरल नंबर कहलाते हैं। अच्छा, अब मैं नेचुरल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट करता हूँ n से। किससे करता हूँ मैं? n से। और मैं n को क्या, मैं इसको आई पॉजिटिव लिख सकता हूँ। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे? 1 से, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ते जाएंगे, 1 2 3 4 1000 1 करोड़, और उससे आगे हम बढ़ते जाएंगे। लेकिन यही तो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है? वो सारे इंटीजर जो 1 से स्टार्ट हों और पॉजिटिव की तरफ जाएं, है ना। तो नेचुरल नंबर को मैं आई पॉजिटिव से भी दिखा सकता हूँ, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर बोलूँ या नेचुरल नंबर बोलूँ, बात एक ही होती है। सेकंड, सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर। होल नंबर को जिसमें 0 इंक्लूड हो गया, 1 2 और या एफ इन्फिनिट तक जाएगा, तो मैं इसको दिखाता हूँ W से। इसको किससे दिखाते हैं? W से। अच्छा, W के साथ साथ मैं, क्योंकि मैंने यूनियन वगैरह पढ़ा दिया है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, पॉजिटिव इंटीजर में क्या एक यूनियन कर दो, 0 एलिमेंट और जोड़ दो। पॉजिटिव इंटीजर में अगर मैंने 0 एलिमेंट और जोड़ दिया तो क्या ये होल नंबर नहीं बन जाएगा? पॉजिटिव इंटीजर 1 से स्टार्ट हो रहे थे, उसमें 0 ऐड हो गया बस। ठीक है। सी, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे? सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर। तो ये कहाँ से स्टार्ट होंगे? ये माइनस इन्फिनिटी से चल के आएगा, है ना, -3 -2 -1, यहाँ पे ख़त्म। तो ये हो जाएगा सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर। इसको सीधा सीधा आई नेगेटिव से दिखा दो। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर डी, पॉइंट नंबर डी। तो डी पॉइंट क्या है? सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर या सेट ऑफ इंटीजर। सेट ऑफ इंटीजर देखेंगे। अब हमने नेगेटिव देख लिया, पॉजिटिव देख लिया, है ना। अब सेट ऑफ इंटीजर। सेट ऑफ इंटीजर का मतलब ये हो गया कि इसमें माइनस वाले नंबर भी होंगे, प्लस वाले नंबर भी होंगे और 0 भी होगा। तो ये नेगेटिव इंट से चल के आएगा, -3 -2 -1 0 1 2 3 इन्फिनिट तक जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा सेट ऑफ
इंटीजर्स, इसको सिर्फ आई से दिखा देते हैं, आई से दिखा दो, सिंपल है। सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर, ई सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर। सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझो इस बात को, कि सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर का मतलब ये हुआ कि इसमें नेगेटिव इंटीजर होंगे, क्लियर है, -3, -2, -1, लेकिन इसमें एक और एलिमेंट होगा 0। इससे पहले हमने पढ़ा था सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर, वो सिर्फ -1 तक गया था। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर जो 1 से स्टार्ट हुआ था, ना तो सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर में 0 था, ना सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर में 0 था। अगर मैं बोल रहा हूँ सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर, इसका मतलब क्या हुआ कि सारे नेगेटिव इंटीजर इंक्लूडिंग 0। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात जो नोट करने वाली है वो ये है कि नॉन पॉजिटिव का मतलब ये नहीं होता है, नॉन पॉजिटिव डजंट इम्प्लाई या डज नॉट मीन कि नेगेटिव इंटीजर की बात कर रहा हूं मैं, नेगेटिव इंटीजर की बात नहीं कर रहा हूं, नेगेटिव इंटीजर की बात नहीं हो रही है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि नेगेटिव इंटीजर प्लस 0, नेगेटिव इंटीजर के साथ में अगर 0 जोड़ दोगे तो हो जाता है सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर। यहां से मुझे एक बात और समझ में आती है कि 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना नेगेटिव इंटीजर है, यानी कि इसका एक अलग से नाम होता है, ये बोलता है, इसको हम बोलते हैं 0 इंटीजर। ठीक, करते हैं पॉइंट नंबर F। सेट ऑफ रियल नंबर, जो नंबर -∞ से लेके +∞ तक होते हैं, सारे नंबर रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे डिस्क्रीट सेट तो होगा नहीं, ये तो आएगा नहीं, क्योंकि ये कंटिन्यूस सेट हो गया। यहाँ पे पूरी रेंज दिखा रहा हूँ, -∞ से लेके +∞। और यहाँ पे ओपन ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता है, क्योंकि इन्फिनिटी इज़ नॉट अ नंबर। तो इन्फिनिटी जब डिफाइन ही नहीं है तो उसको मैं क्लोज ब्रैकेट में कैसे ले सकता हूँ। ठीक, तो ये हो जाता है सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसको हम R से दिखा देते हैं, इसको हम किससे दिखाते हैं, R से। सेट ऑफ, ऐसे ही फिर एक और आता है जी, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर्स का मतलब क्या हुआ कि 0 से लेकर इन्फिनिटी वाले सारे नंबर, लेकिन 0 इंक्लूड नहीं है। ठीक है, क्योंकि 0 पर ओपन है तो 0 इंक्लूड नहीं है, तो ये हो जाएगा सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। इनको हम R पॉजिटिव से दिखा देते हैं। ऐसे सेट ऑफ H पॉइंट, सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -∞ से 0 तक, 0 इसमें भी इंक्लूड नहीं होगा, और इसको हम R नेगेटिव से दिखा देते हैं, सिंपल है। ठीक है, पॉइंट नंबर I, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, इसका मतलब ये तो नहीं पॉजिटिव रियल नंबर की बात कर रहा हूँ। नॉन नेगेटिव का मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव रियल नंबर्स इंक्लूडिंग 0, यानी कि 0 इस बार इंक्लूड होगा और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि रियल नंबर्स में, पॉजिटिव रियल नंबर्स में, इसके साथ हमने क्या जोड़ दिया, यूनियन ले लिया 0 का, 0 एलिमेंट, सिंपल है। ठीक है, ऐसे ही एक और आएगा आगे, सेट ऑफ पॉइंट नंबर J, पॉइंट नंबर J। ठीक है, पॉइंट नंबर J, सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर, नेगेटिव रियल नंबर क्या होता है कि -∞ से चल के जाएगा और 0 पर ख़त्म हो जाएगा। ये हो गया सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स का, 0 इंक्लूड इसमें भी नहीं होगा, यानी कि इसको मैं दिखा देता हूँ R नेगेटिव से, और पॉइंट के सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या हो गया,
सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव, सॉरी सेट ऑफ नॉन नेगेटिव तो मैं ऑलरेडी करा ही चुका हूँ। सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव, सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया कि सारे नंबर जो नेगेटिव भी हैं इंक्लूडिंग ज़ीरो, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस वाले सारे नंबर जीरो तक जाएंगे, जीरो पर क्लोज होगा, जीरो भी इंक्लूड इसमें होगा। अगर जीरो इंक्लूड नहीं होगा तो ये सिर्फ नेगेटिव रियल नंबर्स बन जाएंगे। ठीक है, ये हो गया नॉन पॉजिटिव, यानी कि नेगेटिव रियल नंबर्स के साथ में जीरो जोड़ लो, यूनियन जीरो। चलो, या इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि रियल नंबर में से रियल पॉजिटिव माइनस कर दो बस, क्योंकि रियल पॉजिटिव माइनस कर दूंगा रियल नंबर में से, तो रियल नंबर क्या होता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी सारे नंबर, इसमें से मुझे माइनस क्या करना है रियल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं जीरो से इन्फिनिटी, है ना। तो जीरो इसमें था ही नहीं, तो जीरो इसमें से माइनस होगा भी नहीं, तो जो बचेगा फाइनली वही ऊपर वाले बचेगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके जीरो तक के नंबर बचेंगे। जीरो तो इसमें माइनस हुआ ही नहीं ना, क्योंकि जीरो यहाँ पर था ही नहीं रियल पॉजिटिव में, तो चाहे मैं ऐसे बोलूँ या ऐसे लिख दूँ एक ही बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेट ऑफ रैशनल नंबर, अब देखेंगे पॉइंट नंबर एल। देख लेना यार, कुछ अगर गलती होगी पॉइंट नंबर लिखने में तो एल शायद मैंने एक पॉइंट दो बार लिख दिया होगा, हो सकता है, तो चेक कर लेना, वो कोई इशू नहीं है। सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर। अच्छा, रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर को हम जो डिनोट करते हैं वो क्यू से करते हैं, इसको डिनोट करते हैं वो क्यू से करते हैं, यानी कि कोई भी नंबर मैं जिनको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख दूं और क्यू बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, वो रैशनल नंबर होता है ना। यानी कि कोई भी नंबर क्यू विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू कैन बी इन पी बाई क्यू फॉर्म, इस फॉर्म में होना चाहिए जहाँ पे वेयर क्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ये होता है रैशनल नंबर। ठीक है, इस चीज़ को मैं एक सेट में दिखाऊं, अगर सेट वेल्डर फॉर्म में, तो ऐसे बोल सकता हूँ, सेट वेल्डर फॉर्म में मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि x इज सच दैट x इज इक्वल्स टू p अपॉन q, है ना, वेयर p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर। एक और बात होती है इसमें कि p एंड q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, और q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल अगर लेते हैं तो एग्जांपल ले लो, 2/3 एक रैशनल नंबर है, 5 एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 5/1 कर सकता हूँ मैं, ये फिर भी 5 ही रहेगा, यहाँ पे q जीरो नहीं है। जीरो एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको भी 0/1 कर सकता हूँ मैं, p जीरो है लेकिन q जीरो नहीं है, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। ठीक है, लेकिन 1/0 नहीं देख सकता, क्योंकि यहाँ पे q जीरो बराबर हो गया। ये नंबर जो होता है नॉट डिफाइंड होता है, यानी कि हम किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड ही नहीं कर सकते। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सेट ऑफ रैशनल नंबर, ऐसे इर्रेशनल नंबर भी होता है, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर, इसको हम क्यू डैश से दिखा दो या क्यू कॉम्प्लीमेंट से दिखा दो, क्यू सी। तो इसका अगर मैं शॉर्ट में डेफिनेशन बताऊँ तो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ना तो पॉइंट के बाद जो नंबर रिपीट होते हैं, ना टर्मिनेट होते हैं डेसिमल के बाद में, ऐसे नंबर सर, ऐसे सारे नंबर क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं। ठीक, तो मैं बोल सकता हूँ इर्रेशनल नंबर कौन से नंबर होंगे, रियल नंबर में से रैशनल नंबर हटा दो, तो क्या बचेंगे मेरे पास, इर्रेशनल नंबर। जैसे एग्जाम्पल है √2 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है, √3 एक इर्रेशनल नंबर है, पाई क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, ई क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। ई की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली कुछ ऐसे हम ले लेते हैं 2.71, लेकिन ये खत्म नहीं होती, चलती जाती है। ठीक है, ऐसे 3.14 पाई की हम ले लेते हैं 3.14, लेकिन यहाँ पे 3.14 पर ये वैल्यू खत्म नहीं होती, यहाँ से आगे चलती जाती है। ठीक है, ये कहीं भी टर्मिनेट नहीं होगी, ये चलती जाएगी। ठीक है, तो ये सारे जो नंबर हैं ये इर्रेशनल नंबर होते हैं। अब बात करते हैं
कुछ मिसकंसेप्शन की, जो मैथ में हमारे कुछ मिसकंसेप्शन है उसके बारे में। तो हेडिंग डाल दो नोट्स रिगार्डिंग मिसकंसेप्शन। ठीक है, जैसे मिसकंसेप्शन क्या होते हैं, जैसे सबसे पहला नोट 1, बिटवीन एनी टू नंबर्स, between any two numbers on the number line, there exists infinite numbers। ठीक है, अगर मैं नंबर लाइन पे कोई भी तो नंबर ले लूँ, ठीक है, सपोज ये 1 है, ये 2 है, ये 3, कोई भी तो नंबर देखूँ मैं 1 और 2, इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। और इनफाइनाइट नंबर लाइन पे हमेशा मेरे पास दो ही तरह के नंबर होते हैं, एक रैशनल नंबर्स और दूसरे इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो इनफाइनाइट रैशनल नंबर होंगे इस दो नंबर के बीच में और इनफाइनाइट इर्रेशनल नंबर होंगे, क्योंकि रैशनल नंबर में सारे नंबर आ जाते हैं, जैसे कि 1 है, 1.2 है, 1.5 है, 2 है, 0 है, ये सब क्या है, रैशनल नंबर है। और जैसे √2 है, पाई की वैल्यू है, ये सब क्या है, इर्रेशनल नंबर है। तो नंबर लाइन पे कोई भी नंबर मैं उठाऊँ वो तो या तो रैशनल नंबर होगा या फिर इर्रेशनल नंबर होगा। तो मेरे पास अगर मैं 1 और 2 के बीच में देखता हूँ तो 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होंगे और इनफाइनाइट इर्रेशनल नंबर होंगे। सपोज मैं यहाँ से 1 से 1.1 पे आता हूँ, 1 से 1.1 पे आता हूँ, तो इनके बीच में भी 1.01 मिल जाएगा, 1.001 मिल जाएगा, 1.0001 मिल जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि नंबर लाइन पे मैं कोई भी 2 पॉइंट उठाऊँ, ये तो मैं सिर्फ अभी 1 से 1.1 पे गया हूँ, लेकिन जब 1 से 2 पे आऊँगा तो ऐसे मुझे बहुत सारे नंबर्स मिलेंगे, यानी कि इनफाइनाइट नंबर मिलते हैं किसी भी या किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में नंबर लाइन पे। ठीक है, तो रैशनल और इर्रेशनल इनफाइनाइट नंबर्स मिलते हैं कोई भी दो नंबर्स के बीच में। नोट 2, सपोज कोई पूछता है मुझसे कि 2 से जस्ट बड़ा नंबर बताओ, 2 से जस्ट बड़ा नंबर बताओ क्या होगा। तो 2 से जस्ट बड़ा नंबर क्या बता सकते हो क्या होगा। ठीक है, तो ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता जो 2 से जस्ट बड़ा नंबर है। ठीक है, जैसे कि अब आप बोलोगे सर 2.1, लेकिन 2.1, ठीक है, तो क्या 2.01 मैं लिख सकता हूँ। अब इन दोनों में बड़ा कौन सा है, ये बड़ा 2.1, लेकिन 2 से जस्ट बड़ा कौन सा है, ये है ना, तो ये बड़ा हुआ या ये बड़ा हुआ, जस्ट बड़ा ये होगा। अच्छा, फिर एक बंदा आके बोलेगा सर 2.001, तो 2 से जस्ट बड़ा कौन सा हो गया, अब ये हो गया। फिर एक और बंदा बोलेगा कि 2.0001, यानी कि मैं ऐसे 2.0000 लगाता हुआ चलता जाऊँगा, लेकिन 2 से जस्ट बड़ा नंबर मुझे नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर जस्ट ग्रेटर देन a given number alpha does not exist एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, एक नंबर दिया अल्फा से जस्ट बड़ा कोई नंबर पूछता है, ऐसा नंबर कोई एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, चलो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नोट नंबर 3 नोट। ठीक है, अब जैसे कि बात करते हैं और इसी में और देख लेते हैं। सपोज मैंने एक सेट लिखा नोट नंबर 2 में, और देख लेते हैं।
मैंने एक सेट लिखा 3,8 यानी कि क्लोज सेट है 3,8। तो अब इसमें अगर कोई पूछता है कि ग्रेटेस्ट एलिमेंट, इसमें अगर कोई पूछेगा ग्रेटेस्ट एलिमेंट इस सेट के अंदर क्या है, तो इस सेट के अंदर ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या है, 8 है, क्योंकि ये सेट 3 से स्टार्ट होगा 8 पे खत्म हो जाएगा और 8 क्या है इंक्लूडेड है सेट में, तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट हो 8 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर मुझसे कोई पूछता लीस्ट एलिमेंट सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा होगा इस सेट में, तो सबसे छोटा एलिमेंट तो 3 होगा, क्योंकि 3 से स्टार्ट हो रहा है ये सेट। लीस्ट एलिमेंट क्या होगा, 3 होगा। अब अगर यहीं मैं इस सेट को ऐसे लिख दूं 3,8, फिर मैं पूछूं कि ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या होगा, ग्रेटेस्ट एलिमेंट एंड लीस्ट एलिमेंट इस सेट के अंदर, अब बता सकते हो क्या ग्रेटेस्ट एलिमेंट कौन सा होगा, लीस्ट एलिमेंट कौन सा होगा। इस सेट के अंदर ग्रेटेस्ट एलिमेंट 8 होगा क्या, नहीं, क्योंकि 8 तो इंक्लूडेड ही नहीं है इस सेट में। अगर मैं इस सेट को रिप्रेजेंट करता हूँ नंबर लाइन पे, तो ये होगा 3, ये होगा 8, तो 3 और 8 के बीच के सारे एलिमेंट्स आएंगे, लेकिन 3 और 8 नहीं आएगा, तो 8 तो है ही नहीं इस सेट में, तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट 8 तो हो ही नहीं सकता। अब मैं एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, इंटीजर की नहीं। तो अब आप बोलोगे 7 तो एक 7 क्या एक इंटीजर है, 7 से बड़ा तो 7.1 भी होगा, इसमें 7.9 तक हम जाएंगे इसमें, या 7.999 तक जाएंगे इसके अंदर सेट के अंदर। तो क्या ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या हो सकता है, अब बोलोगे 7.9, नहीं 7.99 भी तो होगा इसी के अंदर, 8 ही तो नहीं है, ये तो होगा ही, इससे आगे और होगा 7.999 होगा, यानी कि ग्रेटेस्ट एलिमेंट इस सेट के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सेम विद लीस्ट एलिमेंट, बोथ डज नॉट एग्जिस्ट, बोथ डू नॉट एग्जिस्ट, दोनों एग्जिस्ट ही नहीं करते, ना ग्रेटेस्ट एलिमेंट ना लीस्ट एलिमेंट इस सेट के अंदर। क्योंकि लीस्ट की बात करूं तो 3 तो इंक्लूडेड है ही नहीं इस सेट के अंदर, लेकिन अब हम बात करें 3.1, ये तो होगा ठीक है, लेकिन 3.01 भी तो इंक्लूडेड होगा इसमें, 3.0001 भी तो इंक्लूड होगा। तो मैं क्या देखूंगा, अगेन वही कि दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, तो ना लीस्ट एलिमेंट होगा ना ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा। अच्छा, अब इसमें अगर पूछता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर, क्वेश्चन ऐसे आए ग्रेटेस्ट इंटीजर इन दिस सेट, ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो मुझे पता है कि इस सेट के अंदर कितने इंटीजर होंगे। इंटीजर की बात करूंगा तो 4, 5, 6 एंड 7 ये इंटीजर होंगे, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा यहाँ पे 7। ऐसे ही लीस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, लीस्ट इंटीजर भी क्या हो जाएगा, लीस्ट इंटीजर हो जाएगा। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 4 से। इंटीजर तो डिफाइन है, लेकिन एलिमेंट या नंबर डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। नोट 3, आगे बढ़ते हैं नोट 3 पे। नोट नंबर 3, नोट 3 क्या है, नोट 3 में है कि हम बोलते हैं ना कि प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, ये क्या है, प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी इज नॉट अ नंबर, ये कोई नंबर ही नहीं है। प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी इज नॉट अ नंबर। प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी कोई नंबर ही नहीं है। ठीक है, तो सपोज किसी इंटरवल में, इन इंटरवल किसी इंटरवल में जब मैं कोई सेट लिख रहा हूं, एक इंटरवल लिख रहा हूं, तो वहां पे अगर ये आता है इफ अकर्स, ठीक है, तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ नोट नंबर 3 में
कि हम बोलते हैं प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, सबसे पहली बात ये कि प्लस माइनस इन्फिनिटी इज़ नॉट अ नंबर, कोई नंबर ही नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी इंटरवल में इन इंटरवल इफ अकर्स प्लस माइनस इन्फिनिटी, अगर किसी इंटरवल में प्लस माइनस इन्फिनिटी आता है तो हम उसको हमेशा ओपन ब्रैकेट के साथ में लिखते हैं। ठीक है, ठीक है। ये देखा होगा काफ़ी लोगों ने 1/0 इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी बोल देते हैं। अरे इन्फिनिटी क्या है, इन्फिनिटी कोई नंबर ही नहीं है। तो 1/0 इज नॉट इक्वल्स टू इन्फिनिटी, 1/0 इज नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं है, इनफाइनाइट नहीं होता है, ये डिफाइंड ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? 1/0 इज नॉट इक्वल्स टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तो मैं एक रेंज दिखा देता हूँ कि कहाँ तक जा रहा हूँ, लेकिन 1/0 क्या एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो ये नॉट डिफाइंड है। सेम ऐसे ही अगर मैं बोलता हूँ कि 1/∞, ये ज़ीरो नहीं होता है, 1/∞ इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, बल्कि ये क्या होता है 1/∞ इज़ अनडिफाइंड, ये भी क्या है अनडिफाइंड है। ठीक है, तो आज के बाद 1/0 को देखोगे तो इन्फिनिटी नहीं बोलोगे, इनफाइनाइट नहीं होता है, वो क्या होता है नॉट डिफाइंड है, उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, ऐसे ही 1/∞ देखोगे इसका मतलब वो जीरो नहीं हो गया, अगर वो जीरो हो गया तो फिर ऊपर वाला भी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है, तो 1/∞ भी क्या होता है अनडिफाइंड है या नॉट डिफाइंड है। ठीक, नोट नंबर 4, आगे बढ़ते हैं। नोट नंबर 4, नोट नंबर 4, नोट नंबर 4, अरे नोट नंबर 4। ठीक है, नोट नंबर 4 में क्या है, सिंबल्स के बारे में बात करेंगे हम। सिंबल्स के बारे में मैंने बताया था ना, सिंबल्स हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में, सिंबल्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि सबसे पहले मैंने लिखा ये, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फॉर ऑल या एवरी, फॉर एवरी। ठीक है, फॉर ऑल बोलूँ या फॉर एवरी बोलूँ। ठीक, तो हम बोलते हैं ना फॉर एवरी एक्स। ठीक है, इसको ऐसे दिखाते हैं, जैसे कि मैंने लिखा कि x बिलोंग्स टू इंटीजर। अच्छा, अभी बिलोंग्स टू भी नहीं पता होगा, ठीक है कोई बात नहीं। इसका मतलब क्या होता है फॉर एवरी, आगे बताऊंगा मैं क्या होता है, कैसे पढ़ते हैं। सेकंड, ये सिंबल देखा होगा है ना, उल्टा ई सा दिखता है हमें, इन्वर्ट ई सा है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट। ठीक, जैसे कि मैंने लिखा देयर एग्जिस्ट एक्स सच दैट x² इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, यानी कि ऐसा, यहाँ पे एक ऐसा x एग्जिस्ट करता है जहाँ x² बराबर क्या है 9 है। ठीक, सिंबल नंबर 3, इसको रब कर दूं मैं, सिंबल नंबर 3, सिंबल 3, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इम्प्लाइज। इसका मतलब क्या होता है इम्प्लाइज अगर हिंदी में जानना चाहो तो लिख सकते हो का मतलब है। ठीक है, ऐसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है इम्प्लाइज। जैसे मैंने स्टेटमेंट 1 लिखा, मैं कुछ स्टेटमेंट ले रहा हूँ, इससे क्लियर हो जाएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। स्टेटमेंट 1 लिखा मैंने कि x इज इक्वल टू 3 इम्प्लाइज x² इज इक्वल टू 9। स्टेटमेंट 2 x इज इक्वल टू x² इज इक्वल टू 9 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3। ठीक है, स्टेटमेंट 3 x² इज इक्वल टू 9 implies x not equals to 3 and statement 4 x² is equals to 9 does not implies x equals to 3। अच्छा, ये होता है implies, और ये जो सिंबल होता है इसको बोलते हैं does not imply। ठीक है,
यानी कि मतलब नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं हुआ, जो भी अभी हम समझेंगे। जैसे अगर मैं 4 स्टेटमेंट देखता हूँ तो स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है कि अगर x बराबर 3 है, इसका मतलब हुआ कि x स्क्वायर बराबर 9 होगा। तो क्या ये सही है या गलत है? तो ये सही है, अगर x बराबर 3 है तो मैं x का स्क्वायर करूँगा तो 9 हो जाएगा, सही बात है। अच्छा स्टेटमेंट सेकंड देखता हूँ मैं, तो क्या है x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है, इसका मतलब हुआ कि x बराबर 3 होगा। यहाँ पे इसका मतलब हुआ का मतलब ये होता है कि सिर्फ 3 होगा, है ना। तो ये सही नहीं है, क्योंकि ये बोल रहा है कि अगर x स्क्वायर बराबर 9 होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर सिर्फ और सिर्फ 3 ही होगा। तो हम जानते हैं कि x स्क्वायर बराबर अगर 9 है तो x इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस अंडर रूट 9, यानी कि प्लस माइनस 3, यानी कि 3 का स्क्वायर करूँगा तब भी 9 मिलेगा और माइनस 3 का भी करूँगा तब भी क्या मिलेगा, मुझे 9 मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट तो सही नहीं हुआ कि अगर x बराबर 9 है तो इसका मतलब हुआ कि x बराबर सिर्फ 3 होगा, ये तो सही नहीं हुआ। अच्छा स्टेटमेंट थर्ड क्या है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है, इसका मतलब हुआ कि x बराबर 3 नहीं होगा, ये भी गलत है। x बराबर 3 नहीं होगा, ये भी गलत है। अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है तो x बराबर प्लस माइनस 3 होगा, तो प्लस 3 भी होता ही है, ठीक है। अच्छा ये क्या है, इसका मतलब क्या है कि स्टेटमेंट 4 है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि x बराबर 3 होगा। इसका मतलब क्या है कि ये स्टेटमेंट सही है। क्यों सही है? क्योंकि ये बोल रहा है कि अगर एक्स स्क्वायर बराबर 9 है, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं हुआ कि एक्स बराबर 3 होगा। तो बिल्कुल सही बात है, अगर एक्स स्क्वायर बराबर 9 है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि एक्स बराबर 3 होगा या माइनस 3 होगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है, अगर एक्स स्क्वायर बराबर 9 है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि एक्स बराबर 3 होगा, सही बात है। एक्स बराबर माइनस 3 भी हो सकता है, तो एक्स बराबर 3 भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, सही है, स्टेटमेंट 4। अब हम आगे बढ़ते हैं, स्टेटमेंट 5 लेता हूँ मैं इसी में, आई होप ये समझ में आ गया होगा। स्टेटमेंट 5 में क्या है कि सपोज साइन एक्स इज इक्वल टू 1 है, इम्प्लाइज कॉज एक्स इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। स्टेटमेंट 6 क्या है कि साइन कॉज एक्स इज इक्वल्स टू 0 है, इम्प्लाइज साइन एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो मेरे पास 2 स्टेटमेंट और हैं, 5 और 6। इसमें बोल रहा है कि अगर साइन एक्स बराबर 1 होगा, इसका मतलब क्या है कि कॉज एक्स बराबर 0 होगा, कॉज एक्स बराबर 0 होगा। तो साइन एक्स एक कहाँ पे होता है, 90 डिग्री पे, कॉज 90 डिग्री क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सही है। अच्छा साइन एक कहाँ कहाँ होता है, अगर मैं साइन का ग्राफ बनाऊँ, ठीक है, अगर मैं साइन का ग्राफ बनाऊँ तो कुछ इस तरह से चलता है साइन का ग्राफ। ये क्या होता है 0, π/2 पे उसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, ये होता है 1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा 3π/2, ये 2π, ठीक। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जहाँ जहाँ साइन एक्स 1 है वहाँ वहाँ कॉज एक्स 0 होगा। तो साइन एक्स 1 कहाँ पर है, साइन एक्स 1 है π/2 पे, कॉज एक्स यहाँ पे क्या होगा 0 होगा, कॉज 90 0 डिग्री। साइन एक्स 1 कहाँ पर है, साइन एक्स 1 होगा अभी यहाँ पे 5π/2 पे। तो अगर मैं 5π/2 पे देखता हूँ, कॉज एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट जहाँ जहाँ साइन एक्स 0 होगा कॉज एक्स वहाँ, साइन एक्स 1 होगा कॉज एक्स वहाँ 0 होगा। लेकिन अगर मैं सेकंड स्टेटमेंट देखूँ कि कॉज एक्स जहाँ जहाँ 0 होगा साइन एक्स वहाँ 1 होगा, क्या ये सही स्टेटमेंट है? इसका मतलब हुआ कि साइन एक्स वहाँ 1 होगा, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जैसे एक्स इज इक्वल टू मैंने लिया 3π/2, अभी मैंने जो ग्राफ बनाया था यहाँ पे मैंने क्या लिया 3π/2, तो ये हो जाएगा 0, ये π/2, ये क्या होता है पाई, ये होता है 3π/2, ठीक है। अगर 3π/2 पे देखूँ मैं, 3π/2 पे कॉज की वैल्यू, कॉज एक्स की वैल्यू तो 0 होगी, लेकिन साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी -1। तो जहाँ जहाँ कॉज 0 होगा वहाँ साइन एक्स 1 होगा, ये ज़रूरी नहीं है सिर्फ 1 होगा, ये नहीं कह सकते। हाँ 1 हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, तभी स्टेटमेंट सही होता। तो अगर यहाँ पे डज नॉट इम्प्लाई लगा तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता, लेकिन
यहाँ पे क्या इम्प्लाइज है, इसका मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ साइन एक्स 1 ही होगा जहाँ जहाँ कॉज एक्स 0 है। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि अगर मैं कॉज एक्स का ग्राफ बनाऊँ, कॉज एक्स का ग्राफ कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट होता है, ऐसे चलता है, कुछ इस तरह पे चलेगा। तो ये कितना होता है 0, ये क्या है π/2, ये कितना है 0 डिग्री पे क्या होता है 1 होता है वो π/2, ये कितना हो जाएगा π/2, ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा 3π/2, 3π/2। तो अगर मैं 3π/2 ही देखूँ, एक्स बराबर 3π/2 ही देखूँ, तो 3π/2 पे कॉज की जो वैल्यू है वो 0 है, कॉज एक्स की वैल्यू कितनी है 0 है, लेकिन 3π/2 पे साइन एक्स की वैल्यू कितनी है -1। तो यानी कि स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, आई होप ये समझ में अभी आ गया होगा। तो इम्प्लाइज का समझ में आ गया होगा, इम्प्लाइज का मतलब क्या होता है। ठीक है, सारे सिंबल धीरे धीरे सब समझ में आएंगे, बस मेरे साथ जुड़े रहें, ऐसे ही देखते रहें और पढ़ते रहें। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो इसमें सिंबल 4 है, 3 सिंबल बने पड़े, चौथा सिंबल क्या है, चौथा सिंबल है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्रेटर और इक्वल्स टू, ग्रेटर और इक्वल्स टू। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। तो सपोज मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, इसका मतलब क्या होता है, या तो इससे बड़ा होगा या इसके बराबर होगा। सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5। अब मैं पूछ रहा हूँ कि बताओ इन दोनों स्टेटमेंट में ये ट्रू है या फॉल्स है, और स्टेटमेंट 2 ट्रू है या फॉल्स है। तो अगर मैं स्टेटमेंट 1 देखता हूँ, स्टेटमेंट 1 वो क्या बोल रहा है कि 4 जो है या तो 3 से बड़ा होगा या 3 के बराबर होगा। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, सही है, 4 या तो 3 से बड़ा होगा या 3 के बराबर होगा। तो 3 के बराबर तो नहीं है, लेकिन बड़ा तो है ही। यहाँ पे और लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे एंड लिखा होता तो मुझे दोनों कंडीशन लेनी पड़ती, लेकिन और में क्या होता है कि कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए, मेरा आंसर सही है। तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है, इसका मतलब क्या है, या तो ग्रेटर देन हो, बड़ा हो, या उसके बराबर हो, तो कंडीशन सही है। लेकिन अगर यहाँ पे होता कि ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू, इसका मतलब होता कि या तो 4, फिर या तो नहीं होता, फिर होता है कि 4 बड़ा होना चाहिए और उसके बराबर होना चाहिए, तभी वो कंडीशन सही होगी। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि 4 जो है 3 से बड़ा भी हो जाए और 3 के बराबर भी हो जाए, ये तो कभी हो नहीं सकता। इसलिए हम और लगाते हैं। तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है, तो ये कंडीशन सही है, पहली वाली कंडीशन। ये सेकंड सही है, गलत है। अगर मैं इस कंडीशन को फिर से देखता हूँ, तो या तो बड़ा होना चाहिए या इसके बराबर होना चाहिए, बड़ा तो नहीं लेकिन इसके बराबर है, इसलिए यानी कि ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। पुट 4 पर चल रहे थे हम अभी। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही ख़त्म करते हैं। आज हमने क्या पढ़ा, सेट्स के बारे में कुछ और चीज़ें जानी, उसके बाद हमने सीखा कि सिंबल्स क्या क्या होते हैं मैथमेटिक्स में, और जनरल जो नोटेशन है या रिप्रेजेंटेशन है वो सीखी। आगे वाले लेक्चर में हम सीखेंगे कि इनइक्वलिटीज़ कैसे सॉल्व करनी है, इनइक्वलिटीज़ क्या होती हैं, और फिर लॉगरिथम क्या होती हैं, ये सब सीखेंगे। और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर मैथ अच्छे से सीखना है तो इनइक्वलिटीज़ और लॉगरिथम सीखना ही पड़ेगा, है ना, जिससे कि कैलकुलस में या पूरे मैथमेटिक्स में हमारी एक अच्छी पकड़ बन जाएगी। तो आई होप ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी इस फैमिली को ऐसे ही बढ़ाते रहें। थैंक यू।